हाय बच्चों, मेरा नाम संजय गिरी। मेरे चैनल का नाम नॉलेज बाय संजय सर। पिछले वीडियो में मैंने प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को बताया था। आज उसी क्रम में हम अन्य प्रश्नों को बताने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपको अगले प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। बोला जा रहा है कि दाल की खपत में 20% की वृद्धि और खर्च में 50% की वृद्धि हो जाने से दाल की कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अच्छा बच्चों, अब इसमें देखिए आपका कंजप्शन है यानी खपत है, एक्सपेंडिचर है और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप ध्यान दीजिए, जो भी प्रश्न बताए थे अगर उसका खर्च हम नियत करते थे यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करते थे बच्चों, तो ये कहा जा रहा है कि जो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। ठीक, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास प्राइस भी है, कंजप्शन भी है। देखिए, प्राइस पूछा जा रहा है, कंजप्शन दे दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है यानी खर्च। तो अगर आप वो लॉजिक लगाओगे कि हम कंजप्शन और प्राइस को विक्रम कर देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खर्च में परिवर्तन है बच्चों। देखो, ठीक है, यानी जब खर्च में परिवर्तन यानी खर्च जो होता है स्थिर होता है यानी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। लेकिन जब खर्च में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं होंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा। तो खपत हमारा 20% है बच्चों। चलिए 20% को हम कन्वर्ट करते हैं भिन्न में, यानी 1/5 हुआ। एक्सपेंडिचर जो होता है 50%, ये भी वृद्धि है बच्चों, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हुआ। चलिए अब यहां से हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। सबसे पहले कंजप्शन लिखेंगे। चलिए उसके बाद हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जैसे दिया वैसे लिख रहा हूँ। और अंत में हम प्राइज लिखेंगे, प्राइज। अच्छा बोल, यहाँ बच्चों ओल्ड लिखेंगे, यहाँ न्यू लिखेंगे। पहले हमारा कंजप्शन कितना था बच्चों? 5। 20% बढ़ेगा तो यानी अब 6 हो जाएगा बच्चों, यानी 5 एक बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, पहले हमारा जो एक्सपेंडिचर था 2 था, अब कितना होगा? 3 हो गया। अच्छा, आपने देखा होगा जो इन तीनों का जो रिलेशन आपको लिखा गया था, आपको पता होगा कि पी, ई और सी में क्या संबंध होता है। जब आप ये संबंध, तो बच्चों मैंने आपको फार्मूला बताया था, सुनिए। तो मैंने ये कहा बच्चों कि पीईसी में क्या संबंध होता है, तो आपको बताया गया था बच्चों कि इज इक्वल टू होता है पी इंटू सी, यानी जो खर्च होता है कीमत और उपभोग दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हमको पी पता करना बच्चों, तो पी बराबर, यानी पी आप समझ रहे, प्राइस होता है बच्चों यानी कीमत हुआ, इक्वल टू होगा ई अपान सी होगा, ई अपान सी। यानी खर्च में हम क्या करेंगे, उसकी मात्रा से उपभोग की मात्रा से भाग देंगे। चलिए अब इसके आधार पर हम यहाँ से पी का मान निकालेंगे। भाई जब कंजप्शन क्लियर हो गया, एक्सपेंडिचर क्लियर होगा, तो पी चाहिए ना बच्चों। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ ई का मान आपका कितना है बच्चों? 2 है। इस फार्मूले को यहाँ लिखते हैं, 2/5 हो गया, यानी 3/6 होगा बच्चों। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे यानी आसान करना होगा तो इसको हम 1 इसको 2। अच्छा, ये चूंकि ये रेशियो होता है बच्चों, पूछा है उसके कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। 2/5 से 1/2 हो रहा है, लेकिन अब इसको घटाना जोड़ना ये आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि भिन्न है ना। तो इसको हम सेम बनाते हैं, आपको पता होगा कैसे क्या करेंगे। अगर इन दोनों का हर सेम करना तो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, ऐसे नहीं।
तो हमको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, या तो ऐसा करिए, इसका 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 इससे कर दीजिए और इनका आपस में। अरे भाई आपको अलग से समझा देते, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका 2 और इसका 5, दोनों का एलसीएम लगभग 10 होगा, तो निश्चित रूप 2/5 × 10 लिखिए। फिर 1/2 है ये, और इसमें फिर वही 2 और 5 का जो एलसीएम लिखे तो वो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें भी। अब देखिएगा इसको आप खत्म करोगे 2 टाइम से, ये 5 टाइम पे, तो देखिए 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हुआ कि नहीं, और 5 1 जा 5 हो गया। तो हम ये कहे हैं कि अब इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात हो गया 4/5 का। तो हमको बच्चों करना क्या है, ये ऐसे ना करके इसको सीधे सीधे कर लीजिए बच्चों, इसका इससे कर दीजिए और इसका इससे कर दीजिए। तो आप देख सकते हो ये 4 इससे 2 5 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिएगा उसका प्राइस कितना बढ़ा है, 1। ये कितना पर बढ़ा है बच्चों, तो 4 पर, और इंटू 100%। अब जब इसको हल करोगे तो 25% आया कि नहीं, यानी इसका मतलब है उसका जो प्राइस है बच्चों, कीमत में वृद्धि हुआ। क्योंकि ये देख रहे हो भाई 4 से 5 हो रहा था, इसका मतलब वृद्धि पूछा है, उसकी कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से 25% का। और आमतौर से आप जानते हो बच्चों, जब किसी की मात्रा यानी कोई भी वस्तु का उपभोग जितने ज़्यादा होता है, निश्चित रूप से उसकी खपत नहीं, किसी वस्तु की खपत जितने ज़्यादा अधिक होती है, निश्चित रूप से उसका दाम बढ़ने लगता है बच्चों। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि खपत कोई चीज़ होने लगेगी तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन उसने लगाया है कि खपत 20% बढ़ा, खर्च भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से प्राइस भी तो बढ़ना ही बढ़ना। ठीक है, देखिए बच्चों, बोला जाए कि नाजिया कुछ रुपए में 200 किलोग्राम चावल खरीदती थी। कुछ समय के बाद चावल की कीमत में 20% की कमी आ गई, तो नाजिया उतने ही रुपए में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगी। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका कीमत का परसेंटेज दिया है, यानी प्राइस का, तो हमने इसको चेंज किया भिन्न में बच्चों, 1/5 हुआ। अब आइए ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ प्राइस लिखते हैं बच्चों, कंजप्शन लिखेंगे, और उतने ही रुपए का मतलब यह कि जो पहले उसने खर्च कर रही थी वो भी अब भी खर्च करे, यानी एक्सपेंडिचर। यानी ये आपकी कीमत हो गई, ये खपत हो गया बच्चों, और ये जो आपका खर्च। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि प्राइस हमारा कंजप्शन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अच्छा, अब यहां से देखिए हम ओल्ड लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, न्यू। तो पहले उसकी प्राइस कितनी थी, तो 5 था बच्चों, एक की कमी हो जाएगी तो 4 हो जाएगी। कंजप्शन देखिए, खर्च मैंने बोला ना कि जब आपका खर्च जो है बदलता नहीं, यानी खर्च नियत हो, यानी पहले भी खर्च जो था अभी भी वही खर्च है, तो उस कंडीशन में कंजप्शन जो होता है प्राइस का व्युत्क्रम होता है, यानी 4:5 हो जाएगा, यानी जो इनका अनुपात होगा 4:5 हो गया, 4 संबंध है 5। ठीक है, अब प्रश्न को ध्यान से समझिए। अगर आप यहाँ से खर्च निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 20 रुपये यहाँ खर्च कर रही है भाई, जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस और कंजप्शन का मल्टीप्लाई होता है, तो आप यहाँ से 20 रुपये खर्च कर सकते हो, यहाँ से 5 और 20, यहाँ भी 20 रुपये का खर्च आपका। ये लिखो या ना लिखो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अच्छा सुनिए, तो प्रश्न ये है कि नाजिया कुछ रुपए में 200 किलोग्राम चावल खरीदती थी, यानी ध्यान दीजिए नाजिया पहले कितना चावल खरीद रही थी, देखो यानी जो
यहाँ पर रुपये था, मान लीजिए 5 चौक 20 आया, तो 20 रुपये में वो पहले कितना चावल खरीद रहे थे? 4 किलोग्राम। और उसी 20 रुपये में अगर यहाँ 20 रुपये आता है बच्चों, भैया कोई भी धनराशि यहाँ ले लीजिए, तो निश्चित रूप से आप देखोगे, यानी पहले 20 रुपये में यहाँ 4 किलो चावल खरीद रहे थे, अब 20 रुपये में कितना जी? 5 किलोग्राम चावल खरीद रही है। ठीक है, जबकि हमारे प्रश्न में बोला है कि 200 किलोग्राम चावल खरीदती थी पहले, नाजिया कुछ रुपए में 200 किलोग्राम चावल खरीद रही थी। यानी आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा 4 है ये किसके बराबर है बच्चों? 200 किलोग्राम के। तो यहां से 1 का मान निकाल सकते हो बच्चों, यानी मेरा 4 उसके 200 किलोग्राम के बराबर है, तो मेरा 1 जो होगा ये निश्चित रूप से 50 केजी के बराबर होगा। यानी मेरा 1 किलो इसके 50, मेरा जो 1 होगा उसके 50 किलोग्राम के बराबर होगा। तो पूछा जाए कि नाजिया उतने रुपए में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगी, यानी पहले वो कितना खरीद रही थी? 200 किलोग्राम चावल खरीद रही थी, कितने में? 4 का जब खपत हो रहा है, अब खपत कितना हो रहा है? 5। ध्यान दीजिए, पहले वो खपत कर रही थी कितना? 4, तो 200 रुपये दे रही थी, देखो 204 किलोग्राम, यानी पहले वो 4 की खपत कर रही थी कि 200 किलोग्राम के बराबर हुआ। अच्छा, अब हम कितना का खपत कर रही हो? 5 किलोग्राम का, तो 5 कर रही है, तो इसका मतलब मेरा 5 इसके कितने के बराबर होगा? मल्टीप्लाई करोगे 250 किलोग्राम। भाई 1 बराबर 50 किलोग्राम, तो 5 बराबर 250 किलोग्राम हुआ। यानी इसका मतलब है कि नाजिया इस समय जो है उतने ही रुपए में, यानी मान लीजिए हम ये कहें ना कि अगर यहाँ 20 रुपये, यहाँ देखिए 20 रुपये आएगा, पहले 20 रुपये में वो 4 किलोग्राम चावल खरीद के ला रही थी, अब 20 रुपये में 5 किलोग्राम चावल खरीद के ला रही है नाजिया। यानी अब आइए पुराने वाले के हिसाब से, नाजिया 20 रुपये में मान के चलिए 200 किलोग्राम चावल लेकर आ रहे थे, इसका मतलब अब 20 रुपये में वो कितना चावल लेकर आएगी? 250 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सोमी कुछ रुपए में 60 किलोग्राम दाल खरीदती थी, कुछ समय के बाद दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो सोमी उतने ही रुपए में कितने किलोग्राम दाल खरीदेगी? तो बच्चों पिछले प्रश्न को जैसे देखा था उसी तरह ये प्रश्न आपका हल्का सा बदल गया, वहां कमी था यहाँ वृद्धि हो गई बच्चों। अब देखिए, तो यहाँ करते क्या, 20% को फिर वही चेंज करेंगे, 1/5 हुआ। पहले आप यहाँ पर दाल खरीद रही है, तो आपका क्या है जी? कंजप्शन है। ठीक है, तो पहले हम जैसे लिखते हैं, पहले प्राइस लिख लेते हैं, फिर कंजप्शन लिख लेते हैं, फिर एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, और यहाँ ओल्ड फिर न्यू। ठीक है बच्चों, अब फोकस करिएगा, देखोगे पहले उसकी जो प्राइस थी 5 थी, अब हो गई है 6। तो कंजप्शन आपको, चूंकि एक्सपेंडिचर आपका नियत है बच्चों, बोला गया प्रश्न में, एक्सपेंडिचर क्या है? नियत है, यानी हम इसको नियत करते हैं। अच्छा, तो कंजप्शन जो होता है इसका व्युत्क्रम होगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि अगर हम यहाँ से अगर ये चीजें कंफर्म कर लिए, तो निश्चित रूप से एक्सपेंडिचर जो आपका आएगा वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, इसका करेंगे तो 30 होगा। यानी पहले भी वो 30 रुपये खर्च कर रही थी और आप भी 30 रुपये खर्च कर रही, मान के चलिए, क्योंकि कुछ रुपए बोला तो हम 30 रुपये मान के चले। अच्छा, तो बोला उतने रुपए में कितने किलोग्राम दाल खरीदेगी। अच्छा, अब देखो यहाँ के हिसाब से चलोगे तो 6 किलोग्राम दाल खरीद रही है, जबकि प्रश्न के हिसाब से कितना है? 60 किलोग्राम। यानी आप देख सकते हो कि जो हमारा 6 किलोग्राम है उस प्रश्न वाले के साथ, चूंकि कुछ रुपए में पहले ही नहीं दाल खरीद रही 60 किलोग्राम है, यानी इसके हिसाब से हमारे हिसाब से 6 किलोग्राम आ रहा है और उसके हिसाब से 60 किलोग्राम, यानी मेरा 6 किलोग्राम मान के चलिए उसके 60 किलोग्राम के बराबर है कि नहीं। ठीक है,
तो मेरा 1 किलोग्राम, मेरा 6 उसके 60 के बराबर है, यानी मेरा 1 किलोग्राम उसके 10 किलोग्राम के बराबर होगा। बिल्कुल। चलिए अब आइए, अगर मेरा 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम के बराबर है तो पूछ रहा है कि देखो, यानी 6 बराबर 60 हुआ, तो बाद में पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम डाले, यानी मेरा इस समय कितना है 5 किलोग्राम, तो निश्चित रूप से ये 50 किलोग्राम होगा बच्चों। ये आंसर आपका हो गया। यानी मेरे हिसाब से 6 किलोग्राम खर्च हो रहा है शुरू में, और उसके हिसाब से कितना जी 60 किलोग्राम, यानी मेरा 6 किलोग्राम उसके 60 किलोग्राम के बराबर हुआ, तो मेरा 1 किलोग्राम उसके 10 किलोग्राम के बराबर होगा। तो हमको यही चाहिए, उतने ही रुपए में कितने किलोग्राम चावल अधिक खरीदेगी, मतलब दाल खरीदेगी, तो निश्चित रूप से 5 किलोग्राम का रेट पूछ रहा है, तो मेरा 5 किलोग्राम उसके 50 किलोग्राम के बराबर होगा, यानी उत्तर हो जाएगा 50 किलोग्राम। हाँ, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उसके खर्च में, उसके जो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो निश्चित रूप से यहां से पता करोगे वृद्धि नहीं हो रहा, कमी हो रहा है। ठीक है, यानी पहले खपत वो 6 कर रहा था, अब कर रहा है 5, यानी खपत में कमी हुई कितना की 1 की, कितने पे हुई 6 का गुणे 100। अगर प्रतिशत पूछेगा तो प्रतिशत निकाल देंगे बच्चों। देखिए, जब चीनी के दाम में 10% की कमी हुई तब सलमान 270 में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। प्रारंभ में 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या था। अब देखो क्या करना, तो पहले है यहाँ दाम जो दिया है 10%, इसको हम चेंज करेंगे 1/10 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, प्राइस लिखा, कंजप्शन लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा। ठीक है, यहाँ ओल्ड फिर न्यू। अच्छा, प्राइस ध्यान दीजिए, कंजप्शन देखा, एक्सपेंडिचर देखिए बच्चों, प्राइस कितना पहले 10, कमी आई तो 9 हो गई बच्चों। आपको बताया गया कि खर्च, अगर हम देखिए प्रश्न पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब चीनी के दाम में 10% की कमी हुई तब सलमान 270 में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। प्रारंभ में 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या था, यानी इसका मतलब कि सलमान पहले भी 270 रुपये खर्च कर रहा था, और इस दाम घटने के बाद भी 270 रुपये खर्च कर रहा है। यानी इस वाक्य को पढ़ोगे तो आपका अर्थ ये निकलेगा, यानी सलमान 270 पहले भी खर्च करता था, अब 270 अब भी खर्च कर रहा है। चलिए, तो सलमान यहाँ देखिए, और जब ये खर्च हमारा नियत रहेगा तो बच्चों ये बताया गया कि कंजप्शन जो होता है प्राइस का विक्रम होता है, यानी हम इसको 9:10 के अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए बच्चों, बोला गया है उसने कि जब खर्च प्राइस घट जाता है, यानी 10% कम हो जाता है, तो वो 270 में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहे हैं। यानी यहाँ से देखिए हमारा कंजप्शन देखिए, यहाँ 9 से 10 हो रहा है, यानी मेरा कंजप्शन जो है यहाँ से 1 आ रहा है, और यह जो 1 है 1 kg के बराबर है, यानी यहाँ से भी 1 आ रहा है और इसके बराबर है। ऐसा हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर अंतर 2 आए तो यहाँ पर इसकी इक्वल लिखा जाए, यहाँ अंतर 3 आए तो इसका इक्वल लिखा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ अंतर 1 आए और यहाँ 1 किलोग्राम ना लिख के 10 किलोग्राम लिखा जाए, तो यहाँ 1 10 किलोग्राम के बराबर होगा। इस बात का ध्यान रखिए, इसमें दोनों सेम है बच्चों। बोल सकता है 270 में 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ 1 किलोग्राम का अंतर हो रहा है जब प्राइस घट जा रहा है, और मेरा 1 किलोग्राम का अंतर आ रहा है, और प्लस के हिसाब से हो सकता है 10 किलोग्राम देगा तो 10 किलोग्राम लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ से जी बच्चों, खर्च मैंने नियत किया इसलिए लिख रहा हूँ। अच्छा, अब ध्यान दो, मेरा इसके 1 किलोग्राम के बराबर है, यानी मेरा जो 9 होगा, 9 देख रहे हो, यह 9 kg के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल। मेरा ये जो 10 है हम ये प्राप्त किए हैं, ये 10 कितने किलोग्राम के बराबर, 10 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब चीनी के दाम में जब 10% की कमी हुई तो पहले इसका मतलब हुआ कि वो 9 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था सलमान, अब कितना खरीद रहा है 10 किलोग्राम।
ठीक है, तो चीनी का दाम पूछ रहा है बच्चों। अब आपको पता होगा फार्मूला कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है पी इंटू सी, यानी प्राइस इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। यानी इसका मतलब होता है कि दाम बराबर होता है बच्चों खर्च बट्टे खपत। अच्छा, तो यहाँ देखिए खर्च कितना हो रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा। चीनी का दाम पूछ रहा है हमको, दाम बताना है चीनी का। अब हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, कितना वो खर्च कर रहा है, 270 रुपये। प्रारंभ में भी 270 खर्च कर रहे हैं, बाद में भी। तो 270 रुपये पहले वो खर्च कर रहा था अभी, लेकिन उस समय कितना वो चीनी खरीद के ला रहा है, 9 किलोग्राम। चलिए 9 से भाग दिया मैंने। इसका मतलब है कि 30 रुपये था, यानी आपका कितने रुपए था, 30 रुपये। यानी 1 किलोग्राम चीनी का दाम पहले कितना रुपये था, 30 रुपये। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में पूछता है कि वर्तमान में चीनी का दाम क्या था, क्या है, यानी पूछे प्रारंभ में, ये तो पूछा था, वर्तमान में इस समय पूछे चीनी का दाम क्या है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही चीजें। खर्च 270 रुपये कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। और चीनी कितना खरीद के ला रहा है, 10। इसका मतलब है अब इस समय 27 रुपये 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हुआ। यानी प्रारंभ में चीनी का मूल्य 30 रुपये था 1 किलोग्राम का, और अब जो है चीनी का मूल्य जो है 1 किलोग्राम का 27 रुपये हुआ, जिसके नाते वो चीनी अधिक खरीद के ला रहा है बच्चों। ठीक है, और फिर इसी तरह का और प्रश्न बता रहे बच्चों। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अभी जो मैंने प्रश्न ध्यान दीजिए बच्चों, अभी जो मैंने प्रश्न सॉल्व करवाया है इसमें आपने ये देखा ही है। अब मान लीजिए इसे प्रश्न में हल्का सा मैं परिवर्तन करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैं जो 1 किलोग्राम लिख रहा था, इसकी जगह मैं करने जा रहा हूं, मान लीजिए 2 किलोग्राम कर दूं। हो सकता है 2 किलोग्राम कर दूं बच्चों। चलिए, तो अगर मैं यहाँ 2 किलोग्राम करता हूं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1 बराबर 1 केजी हुआ, तो निश्चित रूप से यहाँ चेंज होगा, 1 बराबर 2 केजी हो जाएगा बच्चों। और जब 1 बराबर 2 केजी होगा, तो निश्चित रूप से 9 बराबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा बच्चों, 18 केजी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 270 खर्चे कर रहा हो बच्चा, इसको हम 270 की जगह, चलिए 270 रहने देते हैं। अब देखो इसको 270 रुपये, यानी खर्च हमारा 270 रुपये हो रहा है बच्चों, और निश्चित रूप से कितने किलो का, 18 किलो का। अब यहाँ देखिए 270 है, कितने किलो का है, 20। ध्यान दीजिएगा, इसको काट के छोटा करेंगे बच्चों, तो 2 से काटिए, अब 2 9 18 हो गया बच्चों, या 3 से 9 से काट दीजिए, 9 3 27 हुआ बच्चों, और ये हो गया 9 2 18 हुआ बच्चों, ये 9 3 27 हुआ। देख लीजिए, 9 2 18 हुआ, 9 3 27, फिर 30 से काटेंगे, तो निश्चित रूप से 30 में 2 से भाग देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। यानी चीनी जो आपका पहले कितना था, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छा, अब यहाँ देखिए बच्चों, 0 से 0 हम खत्म करेंगे, और 27 में 2 का भाग देंगे बच्चों, तो 13.5 आएगा। कितना आएगा, 13.5। तो यहाँ भी देखिए क्लियर हुआ, ये जब मात्रा हमारा बदलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ बदल जाएगा बच्चों, यानी 1 बराबर 2 किलोग्राम हुआ। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ कमी की जगह वृद्धि दे दिया जाए। अभी एक प्रश्न और देते हैं फिर
जब चावल के दाम में 20% की कमी हुई तब मैक 360 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। प्रारंभ में 1 किलोग्राम चावल का दाम क्या था। अब यहाँ देखिए 20% की कमी हो रही है, तो 20% को हम 1/5 लिखेंगे बच्चों। अब आइए, इसका जो प्राइस जो निर्धारित किया गया पहले 5 है देखो बच्चों, और कमी हो रहा है तो ये 4 हुआ। अच्छा, पहले वो 360 रुपये खर्च पहले भी कर रहा था, प्रश्न पढ़ोगे तो इसके आधार पर बाद में भी 360 रुपये को खर्च कर रहा है, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंजप्शन जो होता है प्राइस का विक्रम होगा। बिल्कुल हुआ, यानी इसका जो अनुपात होगा ये इसका उल्टा अनुपात होगा। ठीक है, अब बच्चों आइए प्रश्न के हिसाब से आओगे तो यहाँ देखिए 1 किलोग्राम हमारा अंतर आ रहा है बच्चों, यानी हमारे हिसाब से 1 आ रहा है अंतर, और प्रश्न के हिसाब से कितना किलोग्राम है, 3 किलोग्राम, यानी मेरा 1 जो है उसके 3 kg के बराबर है। तो अगर मेरा 1 इसके 3 kg के बराबर है तो निश्चित रूप से मेरा जो 4 होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे देखिए 1 3 kg के बराबर है, तो निश्चित रूप से मेरा 4 जो इसके कितने के बराबर होगा, तो आप बता सकते हो 12 kg के बराबर, और यह जो होगा यह आपका जब पूछा जाएगा तो 15 kg होगा, यानी 1 बराबर 3 किलोग्राम है तो 4 बराबर 12 किलोग्राम होगा और 5 बराबर 15 किलोग्राम। अब आपको ये फार्मूला पहले बता ही चुके हैं, अब हमको दाम पूछा गया है। अच्छा, तो चावल का दाम प्रारंभ में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब पहले वो कितने रुपए का खर्च कर रहा है, 360 रुपये। कितना चावल खरीद के ला रहा है, 12 किलोग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जब हल करोगे 12 नहीं है 36, यानी 30 रुपये के भाव से खरीदा, यानी 1 किलोग्राम चावल का जो मूल्य उसने रखा वो कितना रखा बच्चों, 30 रुपये। ठीक है, अब आइए बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये वर्तमान में 1 किलोग्राम चावल का दाम क्या है, तो वर्तमान वाला तो चावल इतना खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है भाई, 360 ही में, तो हम 15 से भाग देते हैं बच्चों। अब भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कि 15 दूना 30, बचा कितना 6, 15 चौको 60, यानी अब जो चावल वो 24 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, यानी वर्तमान में 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 24 रुपये है। ठीक है, अगर आप इसको प्रश्न से मैच कराना चाहते तो करा सकते हैं। दाम में देखिए 20% की कमी हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ से चेक करिए, तो कितना का कमी हो रहा है, 6 का बच्चों। ठीक है, कितना पर हो रहा है, 30 पर, और हमको देखिए यहाँ से खत्म करिए, 3 दूने 6, 20% आ गया नहीं, यानी हमारा उत्तर भी चेक कर लिया कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। ठीक है बच्चों, यानी आपको ये समझ। अगला प्रश्न बच्चों, बोला गया है कि टॉफी की कीमत 20% कम होने पर सानिया 10 रुपये में 5 टॉफी अधिक खरीदती है, तो बताइए प्रारंभ में सानिया 10 रुपये में कितनी टॉफियाँ खरीद रहे थे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर आपका प्राइस दिया है और उसका परसेंट दिया है कि 20% कम हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, यानी जो 20% देख रहे हैं, 20% देख रहे हैं, इसको हम 1/5 लिखते हैं बच्चों। अब आइए यहाँ पर प्राइस लिखते हैं, यानी कीमत, एक आपका ओल्ड और ये हो गया न्यू। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अच्छा तो प्राइस में कितनी की कमी हो रही है बच्चों, बोला 20% कम हो रहा है, यानी इसका मतलब पहले प्राइस उसका 5 था, अब हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा तो बोल रहा है कि जब प्राइस कम हो रहा है तो 10 रुपये में 5 टॉफी अधिक खरीद रही है सानिया, तो इसका मतलब है कि अब ये जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी मतलब मात्रा बच्चों, तो ये जो क्वांटिटी होगी आपकी, यानी जो क्वांटिटी होगी वह पहले से क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा जब हम आपको पढ़ाए थे अभी, तो प्राइस था आपका
कंजप्शन था और एक्सपेंडिचर था। तो प्राइस और कंजप्शन जो था वो एक दूसरे के व्युत्क्रम थे। तो यहाँ पर कंजप्शन की जगह जो आपका क्वांटिटी हो गया, यानी जो प्राइस होगा उसी का व्युत्क्रम होता है क्वांटिटी। यानी आप समझ लीजिए जब प्राइस अधिक होगा तो क्वांटिटी की मात्रा कम ले, इस प्रश्न के अनुसार समझे। तो कभी भी ध्यान दीजिए, अगर बढ़ोतरी ज़्यादा होती है तो मात्रा कम कर दी जाती है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार यही देखा जा रहा है कि उसकी कीमत जैसे 20% कम होने पर, यानी निश्चित रूप से क्वांटिटी उसकी अधिक हो जा रही है, तो निश्चित रूप से ये व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी 4 और 5। यानी पहले वह समझ लीजिए 5 कीमत था और अब कितना हो गया 4, कीमत घट गया, तो निश्चित रूप से एक जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ जाएगी। यानी जब कीमत हमारी 5 थी तो क्वांटिटी 4 थी, जब कीमत हमारी 4 थी तो क्वांटिटी 5 बढ़ गया। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कितनी क्वांटिटी बढ़ रही है, इसके हिसाब से 1, और प्रश्न में बोला है कि 5 टॉफी अधिक खरीदती है, यानी जब उसका प्राइस जो है घट जा रहा है तो बोल रहा है कि 5 टॉफी अधिक खरीदती है। इसका मतलब यहाँ हमारे हिसाब से तो 1 हो रहा है कि 1 टॉफी अधिक हो रही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 5 टॉफी है बच्चों, तो हमारा 1 5 टॉफी के बराबर हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर आते हैं ओल्ड पर, यानी मेरा 1 इसके 5 के बराबर है, तो मेरे पास तो 4 है ओल्ड, तो 4 बराबर होगा 20, यानी इसके हिसाब से चलेंगे तो 20 टॉफी होगा। और फिर 5 बराबर आपसे पूछा जाएगा तो ये कितना आपका होगा बच्चों, तो जाने जब 1 बराबर 5 टॉफी है तो 4 बराबर 20 हो गया बच्चों, और 5 बराबर 25 टॉफी होगा। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में सानिया 10 रुपए में कितनी टॉफियां खरीद रही थी। तो प्रारंभ में सानिया जो है, यहाँ से आपका यही आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से, कि सानिया प्रारंभ में 20 टॉफियां खरीद रही थी 10 रुपए में, और यह बाद में जो है वही 10 रुपए में वो कितनी टॉफियां खरीदी, 25। अब ध्यान से देखिएगा, यानी पहले 10 रुपए में 20 टॉफी खरीद रही थी, और बाद में जो है वही 10 रुपए में, नहीं कम होने से नहीं, हाँ, तो उसी 10 रुपए में वो 25 टॉफियां फिर खरीद रही है। यानी कहने का मतलब है कि पहले भी सानिया 10 रुपये खर्च कर रही थी टॉफियों पर, और इस बार भी 10 रुपया ही टॉफियों पर खर्च कर रही है। यानी दाम घटने के बाद और दाम घटने के पहले सानिया 10 रुपये खर्च कर रही थी, 20 टॉफी लेकर आ रहे थे, दाम घटने के बाद 10 रुपये ले गई और फिर 25 टॉफी लेकर आई, यानी इसका मतलब है कि 5 टॉफी पहले से अधिक ले गई। बच्चों समझ में आपको आ गया होगा। एक बार और सुनिएगा कि सानिया पहले 10 रुपये लेके जाती थी तो 20 टॉफी लेकर आती थी, फिर दाम घट गया तो फिर भी उसके बाद भी 10 रुपये लेके जा रही है, और उस समय 25 टॉफी खरीद के ला रही है। इसका मतलब है कि अब 5 टॉफी वो अधिक ला रही है। हमारे प्रश्न को फॉलो कर दिया, यानी हमारा ये जो सोल्यूशन है वो क्या है, सही है। ठीक, चलिए बच्चों अगला प्रश्न बच्चों, लिखा गया है कि ओप्पो प्रो 11 की कीमत 5.55% अधिक होने पर रिया रुपए 10 लाख में 2 मोबाइल कम खरीदती है। तो बताइए प्रारंभ में रिया 10 लाख में कितने ओप्पो प्रो 11 मोबाइल खरीद रही थी। तो बच्चों इसके पहले जो सवाल बताया है बिल्कुल वैसे ही लगेगा, देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले जो 5.55% है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में, तो बच्चों आपको पता होगा 1/18 के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइस लिखेंगे, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ क्वांटिटी लिखेंगे, या आप पढ़ते थे कंजप्शन, आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ कंजप्शन यानी खपत हम लिख सकते हैं, या तो क्वांटिटी लिखना उचित रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 मोबाइल
की बात कर रहा है या कोई भी संख्या की बात कर रहा है तो क्वांटिटी हो गया मेरा। अच्छा, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ ओल्ड लिखेंगे और यहाँ बच्चों हम न्यू लिखेंगे। अच्छा, पहले ध्यान दीजिए उसका जो प्राइस था वो आपका 18 हो गया, तो बोल रहा है कि अधिक हो गया 5.5%, 5.55% अधिक हो रहा है, यानी 18 से उसका प्राइस हो गया 19। अच्छा, अब आपको पता होगा कि अगर आपको प्राइस और कंजप्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि कंजप्शन जो होता है प्राइस का व्युत्क्रम होता है, या क्वांटिटी जो होता है प्राइस का व्युत्क्रम होता है। यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी हम कम प्रयोग करेंगे, प्राइस घटेगा तो निश्चित रूप क्वांटिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम व्युत्क्रम कर दिए 19 और 18, यानी पहले 18 संबंध 19 का अनुपात होगा और ये 19 संबंध 18 का अनुपात हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अंतर कितना हो रहा है, 1, यानी 1 की कमी हो रही है, जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि 2 मोबाइल कम खरीद रही है, यानी हमारे हिसाब से यहाँ 1 मोबाइल कम खरीद रही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 2 मोबाइल हो गए बच्चों। अच्छा, अब ध्यान दीजिए कि 2 मोबाइल, इसका मतलब कि मेरा एक उसके 2 मोबाइल के बराबर है प्रश्न के हिसाब वाले से, यानी मेरे हिसाब से ये तो भाई 19 है, मेरे हिसाब से तो 19 है, जबकि प्रश्न के हिसाब से कितना मोबाइल हो गया, 38 मोबाइल हो गया, यानी 38 हो गया बच्चों। और मेरे हिसाब से 18 मोबाइल यानी 18 है, तो प्रश्न के हिसाब से इसको आप ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट करोगे तो 18 दूना 36, यानी पहले वह मोबाइल कितना खरीद रहे थे, 38 मोबाइल, और अब खरीद रहे 36। तो इसमें भी पूछा है कि बताइए प्रारंभ में रिया 10 लाख में कितने मोबाइल खरीद रही है, तो निश्चित रूप से आपका आंसर हो गया 38। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता कि बाद में रिया 10 लाख रुपए में कितने मोबाइल खरीद रही है, तो आपका 36 होगा। तो बच्चों अब ऐसे और भी कोई प्रश्न आपको दिया जाएगा तो बिल्कुल आप इसको इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, अब बच्चों बोला गया कि तेल का मूल्य ₹300 प्रति लीटर से ₹400 प्रति लीटर हो गई, परंतु खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो तेल के उपभोग में नादिया को कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना होगा। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि नादिया पहले जो तेल खरीद के लेकर आ रही थी वो 1 लीटर में एक लीटर के लिए 300 रुपये खर्च कर रही थी, जबकि बाद में वो 1 लीटर 400 रुपये में ला रही है। तो ठीक है, फिर बोला है कि परंतु खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी पहले भी नादिया तेल खरीद के लाती थी, तो मान लीजिए तेल पर वो 2000 रुपये का खर्च कर रही है पहले भी, तो इस बार भी तेल के दाम में वृद्धि हुआ है, देख लीजिए। तो तेल के मूल्य में वृद्धि होने के बाद भी वो अभी भी तेल के ऊपर कितना खर्च कर रही है, 2000, यानी उसका खर्च में परिवर्तन उसने नहीं किया, इसका तात्पर्य यही हुआ। तो बोला है यानी जब खर्च में परिवर्तन नहीं करे तेल का दाम बढ़ गया है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो तेल की मात्रा को घटाएगी, यानी उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको कम करेगी। यानी तेल का उपभोग में बोला है नादिया को कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना होगा, तो यहाँ से क्लियर है कि कमी करना होगा। चलिए फिर भी लगा के देखते हैं इसको। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्राइज हम लिखेंगे बच्चों। अच्छा, यहाँ प्राइज पहले हमारा ओल्ड है बच्चों, फिर न्यू, इसमें परसेंटेज नहीं दिया तो बच्चों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर बोला खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उपभोग में नादिया को कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो हम यहाँ पर आपको पता होगा प्राइस होगा, फिर कंजप्शन होगा बच्चों यानी उपभोग होगा, फिर हमारा यहाँ हो गया एक्सपेंडिचर। चलिए, तो या तो आपकी मर्जी, पहले प्राइस लिखो फिर एक्सपेंडिचर लिखो फिर कंजप्शन लिखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, अब देखो बच्चों, चलिए पहले हम यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, फिर यहाँ आपका लिख देते हैं
कंजप्शन। अब ध्यान सुनिएगा, अगर प्राइस उसका पहले 300 था 1 लीटर का दाम बच्चों, अब कितना हो गया 400। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो प्राइस और जो कंजप्शन होता है एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक। तो यहां मैंने इसको 400 लिखा, इसको 300 लिखा। अच्छा, तेल पर जो खर्च कर रहा था वो खर्च अभी भी है, यानी नियत कर दी। अभी पहले लिखा है बाद, इससे हमारा कोई मतलब, क्योंकि इसके पहले वाले सवाल में आप हमेशा इसको बाद में लिखते हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप पहले लिखिए चाहे बाद में। चलिए, अगर उस तरह चलिए तो यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यह जो आप देखते हो यह तो भाई हमारा अनुपात हो गया। तो अगर आप चाहिए तो इसको सरल कर सकते, नहीं तो रहने दीजिए। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन कितना हुआ 100 का, किसमें, कंजप्शन पे। तो पूछा ना तेल के उपभोग में नादिया को कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो कितना हुआ 100। ये कितने पे हुआ बच्चों, 400 पर। और हमको कित परसेंटेज में पता करना है, परसेंट पता करना है बच्चों, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो 100 को 4 से भाग दोगे तो 25%। और ध्यान से देखिए, पहले वो कितना खर्च उपभोग कर रहा था, मान लीजिए 400 लीटर, और अब कितना कर रहा है 300 लीटर। इसका मतलब है कि कमी हुआ। क्या हुआ, कमी। अच्छा बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इसको भी हटा दीजिए, देख रहे हो, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो बच्चों। अगर इसके हिसाब से सोचोगे बच्चों तो निश्चित रूप से आपका ये होगा। देखिए कितने कमी हो रही, एक की कितने पर हो रही, 4 पर। अब फिर भी हल करोगे तो 25% आएगा। यानी देखिए अनुपात जो होता है ये निश्चित रूप से आपका हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो वैसे ही लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न लिखा गया है कि संजना की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार संजना की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब सुनिए बच्चों, कल वाले प्रश्न में आपने देखा होगा मैंने खपत के बारे में जानकारी दिया था, आय के बारे में जानकारी दिया था, और खर्च के बारे में, ठीक है। फार्मूला और एक और फार्मूला बताया था कि खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर प्लस माइनस ए, फिर प्लस प्लस माइनस बी, फिर प्लस प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100% में। तो बच्चों आज इस सवाल को भी आप उसी फार्मूले पे लगा सकते हो, और नहीं तो आप जो आपने अनुपात का नियम सीखा था उसके तहत ये लगा सकते हो। सबसे पहले ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें 2 बार देखिए वृद्धि कर रहा है उसकी आय में, एक बार 10% कर रहा है, एक बार 20%, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, 10% और 20% बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि चलो भाई सीधे उसकी आय 10% बढ़ा रहा है, 20%, तो मान लीजिए 30% बढ़ाया गया हो। अब ऐसे लग रहा हो कि मान लीजिए एक बार 10% की वृद्धि किया गया, एक बार 20% की वृद्धि किया गया। तो ध्यान से समझिए बच्चों, जैसे संजना की आय 10% बढ़ी, यानी कहने का मतलब पहले 10% बढ़ाया गया तो उस समय उसका कोई आय रहा होगा। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर हम संजना की आय 100 रुपये मानते बच्चों, कितना मानते हैं 100 रुपये, तो उसकी जो आय बढ़ जाएगी वो हो जाएगी बढ़कर 110 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर ध्यान दीजिएगा, कुछ दिनों के बाद 20% और बढ़ा देता है, यानी अब ये जो 20% बढ़ेगा वो 110 पे बढ़ेगा बच्चों, यानी 110 है, और इसका जब 20% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब इसका हम 130% निकालेंगे। नहीं, अब इस पर 20% बढ़ा रहा है, तो यानी 110 का 120% बच्चों निकाला जाएगा। अब देखिए 100 था, 10% बढ़ा, यानी निश्चित रूप से 100 का हम 110% निकाल लेते बच्चों, तो 110 आया बच्चों।
अब फिर जब 110 हो गया उसका आय, तो हुआ क्या, कुछ दिन के बाद बोला, यानी कुछ दिन के बाद पुनः 20% बढ़ गया, यानी इसका मतलब अब 110 हो चुका, फिर 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी 110 का 120% निकालेंगे हम, न कि 100 का। अच्छा, अब यहाँ देखोगे, अगर आपको सरल करने आता है तो देख सकते हो बच्चों, और ये 132 हो गया, ठीक है। इस प्रकार संजना की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब संजना की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? अब ध्यान से, पहले संजना की आय कितनी थी बच्चों? 100 रुपये, और अब इस समय जो हो गया 132 हो गया बच्चों। देख लीजिए, पहले संजना की आय थी 100, अब हो गई 132, इसका मतलब है कि 32 रुपये की वृद्धि हो चुकी है। कितने पे 32 रुपये की वृद्धि हो रही? तो 100 पर, तो 100 पर परसेंट निकाल लेना, क्योंकि हमको प्रतिशत वृद्धि की चाहिए। यानी संजना क्या है, पहले 100 था और अब इस समय 132 हो गया, यानी 32 रुपये की वृद्धि हुआ बच्चों। ये 32 रुपये की वृद्धि किस पे हो रहा है? 100 पर, और ये परसेंटेज हम निकालने के लिए फार्मूला प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ से देखो, ये खत्म हो गया, यानी इसका मतलब है संजना की आय में 32% की वृद्धि है। अब बच्चों, अगर ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में चले कि 10% है और 20% है, और आपने क्या कर दिया, संजना की आय में 30% की वृद्धि कर दिया। गलती यहाँ आपसे हो सकती है, बशर्ते ध्यान दीजिएगा कि सोचना क्या है। ये जो 20% की वृद्धि हो रही बच्चों, वो जाकर जब 10% उसका बढ़ जाता है तब, यानी ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरी ही आय ले लो कि इस समय मान लीजिए 50,000 है, तो 50,000 है, तो अगर मैं 10% बढ़ाता हूँ तो पुनः आएगा मेरा कुछ मान। तो 50,000 का 10% जब बढ़ाओगे तो निश्चित रूप, यानी 50,000 का 110% निकालोगे। यानी एक बार और सुनिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी आय 50,000 है और अब 10% बढ़ा देते हैं, तो पक्का है मेरा टोटल इस समय इनकम हो जाएगा 50,000 का 110%। फिर आगे चल के फिर वृद्धि करेंगे, तो यानी जो वृद्धि होगी तो उस समय का जो आय होगा उस पर होता है, न कि पिछला वाला, ठीक है। तो यह एक तरीका हुआ, हम आपको बेसिक से बताएं, लेकिन इसको और कम टाइम में लगाना है तो आपको फार्मूला जो लिखवाया गया उस पर कर सकते हो बच्चों। अब देखिए इसको, तो बच्चों अब इस पर फोकस करिए। तो अब यहाँ क्या करना है, जो फार्मूला आपको याद करवाया गया उस फार्मूले से देखिए, हम 10 लिखेंगे, फिर देखिए 20% बढ़ा, फिर बच्चों देखो 10, अब देखो बच्चों, यानी 10 20 10 20 100, यहाँ देखिए प्लस का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि टोटल जो है ये तो प्लस तो होता ही है, लेकिन ये टोटल प्लस हो रहा है इसलिए क्योंकि टोटल बढ़ रहा है। तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हम माइनस तो आने के चांस नहीं है। अब आप इसको हल करोगे तो आपको पता होगा, ये 20 10 30 हो गया, 2 1 2, यानी 32%। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यह तो मैंने आपसे पहले भी बोला था, जब आपका जो परसेंटेज होगा हलवा परसेंटेज होगा तो निश्चित रूप से बहुत कारगर है, यानी आपको पेन और कापी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ये फंसा परसेंटेज होता है तो हम इस तरीके से न लगाकर हम उसको लगाते हैं अनुपात की विधि से, जबकि इससे मैंने कई बार कहा कि इससे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा बच्चों। चलिए अब इसको अनुपात विधि से लगा के देखते हैं। देखिए इनकम पहले उसका ध्यान दीजिएगा, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि पहले कंडीशन में उसका इनकम आ जाए, यानी इनकम को चलिए हम आई से डिनोट कर देते हैं बच्चों, पहले और दूसरे कंडीशन में। चलिए पहले कंडीशन में उसका इनकम जो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अच्छा 1 मिनट पहले रुकिए,
ये वाला आपका तो हो गया 32%। देखो बच्चों, सबसे पहले 10% देख लीजिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों, यानी 10% को कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होगा भिन्न के रूप में। उसी के बाद आपका है 20% है, 20% को हम 1/5 लिखेंगे भिन्न के रूप में। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमको इनकम लेना है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको इनकम वो ओल्ड कर लेते, एक बार न्यू कर लेते बच्चों। अब ध्यान सुनिएगा, पहले उसकी इनकम थी, देख ही सकते हो 10% बढ़ गया यानी 11 हो गया आपका। पहले उसकी फिर दोबारा देखिए इनकम कितना 20, और अब बढ़ा देंगे बच्चों तो निश्चित रूप से 20 नहीं, कितना है 5 है, अब हो जाएगा ये 6। ध्यान सुनिएगा, पहले हम ये मान रहे हैं कि पहले उसकी इनकम थी 10% बढ़ गया जिसके नाते हो गया 11। फिर ये कह रहे हैं कि उसकी इनकम थी 5, 20% बढ़ गया तो हो गया 6। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, 10×5 = 50, ये आपको पता होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले उसका इनकम कितना था जी 50। अब यहां देखिए, ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इनकम जो है आपका कंडीशन कितना बढ़ा है बच्चों 16, देखो 16 कितने पर 50 पर गुणे 100%। अब ध्यान दीजिए 50 से अगर 100 को काटोगे तो 2 बार में कटेगा बच्चों, यानी 32% आपका आया, देख सकते हैं कितना है 32। यानी एक बार और ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने 10% को भिन्न में कन्वर्ट किया, 20% को भी भिन्न में कन्वर्ट किया। पहली स्थिति में इनकम 10 था, हो गया 11। दूसरी स्थिति में इनकम था कितना जी 5, और फिर हो गया 6। तो यहाँ जो इनकम हम ले रहे हैं वो जो तरीका अपनाते थे वही 10 और 5 का गुणा करके 50 लिखा, 11 और 6 का गुणा करके लिखा। यानी यहाँ पर 16 रुपये की इनकम बढ़ी है इसका, और कितने में 50 पर, और 100% लिखा ही 32% आ गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों, चंपा की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद आय 20% घट गई, इस प्रकार चंपा की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। इसके पहले वाले प्रश्न बच्चों दोनों कंडीशन में यहाँ पर आय उसकी वृद्धि हो रहा था, और एक में यहाँ पर बढ़ा है और यहाँ पर घटा है बच्चों। बस वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 10% लिख रहे हैं बच्चों, 10% को 1/10। उसके बाद देखिए बच्चों लिखा गया 20%, 20% को लिखते 1/5। ध्यान दीजिएगा, पहले उसकी आय थी कितनी बच्चों, ध्यान सुनिएगा 10, अब हो गया 11। यहाँ से देखिए 20% को यहाँ कमी बोला जा रहा है बच्चों, इसका मतलब पहले उसकी आय थी 5, अब घट जाएगी 1 तो हो जाएगी 4, यानी 5 था फिर 4 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ से देखोगे तो हमारा 10 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, 50 होगा बच्चों, और 11 4 का करेंगे तो 44 होगा। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कमी हो रही है। अब कमी कितना का हो रहा है भाई 6 का, कितने पर हो रहा है 50 पर, और 100 हमने लिखा ही, देखो बच्चों यानी 6 की कमी हो रही है। कितना यहाँ देख रहे हो आप, कितने पर हो रही 50 पर और गुणे 100। आप हल करोगे तो आपको पता होगा 50 से 100 को हम 2 बार में काटेंगे, यानी 12%, और इस चूंकि घट रहा है तो निश्चित रूप से उसके। अच्छा, बोला चंपा की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो बच्चे कमी है तो यहाँ लिखेंगे 12%, ये आपका आंसर हो गया बच्चा। अच्छा, आपको जो फार्मूला बताया गया था उस फार्मूले से देख लीजिए बिल्कुल, तो आप देखने के लिए पाएंगे कि पहले 10% बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ फिर प्लस लगाते बच्चों, लेकिन ये घट रहा है तो बच्चों यहाँ माइनस लिखेंगे। तो आपको पता होगा कि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होने पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी कर लेते हैं, या सीधे लिख दीजिए बच्चों, यहाँ पर माइनस, फिर आ जाइए
ये प्लस हुआ बच्चों, ये वृद्धि है तो प्लस है बच्चों, ये फिर घट रहा है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस के गुणा के माइनस होता है ना। ठीक है, नीचे देखिए आपका 100 लिखेंगे बच्चों। अब इसको हल करते हैं, देखो ध्यान से। 10% बढ़ा बच्चों, ठीक है, 20% घट गया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो बच्चों, इसको हम खत्म करते हैं। अगर इसको आप सरल करते हो तो ये निश्चित रूप से -10 होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये माइनस में प्लस में तो घटने का काम होगा, तो अधिक वाले में से कम को घटाए तो यहाँ पे ये आए, और चिन्ह उसका लिखते हैं जिसका नंबर ज़्यादा हो, तो इसका नंबर 20 है, इसीलिए इसका चिन्ह माइनस लिखा। इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चों ये माइनस लिखोगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, यानी आपका ये -12 हो जाएगा। माइनस ये प्रदर्शित कर रहा है कि कमी है, तो 12% की कमी हम दिखाएंगे बच्चों। अब कमी है ही, आपका प्रश्न पूछा गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं आपको। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बोला गया है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है, एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब सुन लीजिए, जैसे सिनेमा घर को आप जानते ही होंगे, उसमें सीट है और बोल रहा है कि उसकी सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि एक टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया गया, यानी सीट भी बढ़ गया और मूल्य भी बढ़ गया टिकट का। तो बोल रहा है कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आय बढ़ेगी बच्चों। तो वही चीजें जो पिछले फार्मूले में, आप पिछले प्रश्नों में फार्मूले का प्रयोग करके लगाते हो, बिल्कुल वैसे ही लगेगा। आप चाहिए तो मुझबानी लगा सकते हो। 25% ये है बच्चों, 10 ये है, तो 25 और 10 ऐड कर लीजिए, 35 हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा 25 और 10 को आप गुणा करेंगे, फिर 100 से भाग दे दीजिए, यानी 25 और 10 का जब आप गुणा करोगे तो 25 250 हो जाएगा, और जब आप 100 से भाग दोगे तो निश्चित रूप से 2.5 आएगा, यानी इसका उत्तर 37.5 हो गया बच्चों। यानी आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं हुई, सीधे 25 लिखिए, 10 लिखिए और 2.5 इससे प्राप्त होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर देखिए 25 हो गया, 10 हो गया बच्चों, फिर देखिए 25 और 10 और ये 100। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दीजिए, ये आपका हो गया 35 और ये हो गया 25 में 10 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 37.5 आएगा बच्चों प्रतिशत। ये प्रतिशत में लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा तरीका अनुपात वाला आप बिल्कुल लगा लीजिएगा, उससे भी आपका लगेगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट, इससे भी करके दिखा देते हैं बच्चों आपको 37.5। अच्छा देखो, यहाँ क्या कर रहे हैं, सीट हमारा और प्राइस। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम सीट ले रहे हैं तो पहले ओल्ड फिर न्यू, यानी पुराने समय में कितनी सीट थी और नए समय में कितना होगा, यानी पहली स्थिति में सीटों की संख्या, फिर दूसरी स्थिति में सीटों की संख्या। 25% है बच्चों, तो आपको पता होगा 25% को 1/4 लिखते हैं, यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, मूल्य 10% है बच्चों, इसको 1/10 लिखते हैं। अब देख सकते हो बच्चों, यानी पहले सीट थी 4, अब हो गई 5, एक वृद्धि वाला देखिए यहाँ से। अच्छा, उसका जो रेट था प्राइस, वो पहले 10 था बच्चों, 10% बढ़ने के बाद हो जाएगा 11। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि जो सीट की संख्या होती है और उसमें एक सीट के कीमत से यानी मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो आय प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल में 100 सीट है और एक सीट का जो कीमत है वो 500 रुपये है बच्चों,
ठीक है। या ऐसे सोच लीजिए कि सिनेमा हॉल में 10 सीट है और एक सीट का जो है कीमत है 2000 रुपये। तो सिनेमा हॉल में मैंने 10 सीट बोला और एक सीट की कीमत जो है वो है 200 रुपये। तो निश्चित रूप से अगर आपसे पूछा जाए इनकम कितना होगा तो 2000 हो जाएगा। यानी कैसे, एक सीट का कीमत 200 रुपये और सीटों की संख्या कितना है 10। तो एक सीट की कीमत 200 होगा तो 10 सीटों की कीमत जो होगा 2000 हो जाएगा बच्चों। यानी कहने का मतलब जो हमको आय प्राप्त हो रहा है होगा वो सीटों की संख्या और एक सीट की पर बैठने वाले टिकट के मूल्य के गुणनफल के बराबर होगा। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हो यहाँ पर हमको इनकम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इनकम। अब इनकम कितना प्राप्त होगा भाई, पहले यानी पुराने समय में 40 प्राप्त हो रहा है और अब इस समय जो है 55 रुपये प्राप्त हुआ। ये कितने की वृद्धि हुआ, 15 का। ये 15 की वृद्धि किस पे है, 40 पर। और यहाँ से देखिए आप निकालते हैं, कैलकुलेशन करने आता होगा तो आपको पता होगा ये 0 से 0 खत्म करेंगे भाई। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 15 पच्चे 75, 75/2% हुआ बच्चों। इसको हम कहेंगे 37.5%। देखिए इसको हम इस तरीके से भी लगाए। तो अब इसके बाद बच्चों आप तो या तो ये से लगाइए या इससे लगाइए, आपकी मर्जी। अगला प्रश्न बच्चों बोला गया है एक प्रेक्षागृह की सीटों में 8.33% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में 5.26% की कमी की गई है। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ध्यान दीजिए, तो बच्चों यहाँ पर जो परसेंटेज आपको दिया गया है वो आपको मैंने बताया था उसके हिसाब से फंसा हुआ परसेंटेज है। तो अगर फंसा हुआ परसेंटेज होता है तो वो जो फार्मूला हम प्रयोग करेंगे उसको प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप चाहिए तो कर सकते हो, उससे भी लगेगा लेकिन टाइम लगेगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या करिए, आपका जो अनुपात विधि बताएगा उससे लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से लगा लो। हाँ, बशर्ते 8.33% को आप भिन्न के रूप में क्या लिखोगे ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ हम लिखने जा रहे हैं, अगर आपको पता होगा तो 8.33% बराबर होता है 1/12। ठीक बच्चों। अच्छा, इसी प्रकार 5.26% आप जो देख रहे हो ये होता है 1/19 के बराबर होता है। ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ जो हमारा सीट हो गया, फिर यहाँ पर हमारा होगा प्राइस हो गया बच्चों टिकट का। चलिए, और यहाँ हमको जो इनकम प्राप्त होगा उसकी बात करेंगे। पहले देखिए बच्चों हमारा यहाँ ओल्ड लिखा मैंने, यहाँ लिखा न्यू। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा जो सीट था वो 12 था, अब बढ़ के हो गया 13। पहले टिकट का मूल्य था हमारा 19 और अब चूंकि घट की हो रही है बात 18 हो गया बच्चों। देखिए बोला गया मूल्य में कितने की कमी हो गई, तो यहाँ अगर 19 है तो 1 की कमी 18 हुआ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ 12 और 19 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ 13 और 18 का कर लेता हूँ। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इसका अंतर करते हैं। तो अंतर करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 13 18 फिर 12 19, इसका जब अंतर करेंगे और इससे प्रारंभिक वाले से क्या करते हैं भाग देते हैं बच्चों और फिर गुणे 100%। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा तो आप कॉमन ले लीजिए। अब देखिए कॉमन यहाँ क्या मिलेगा, यह आपको देखो 2 कॉमन है कि नहीं, यानी 18 में भी 2 कॉमन है और 12 में भी कॉमन आपको मिलेगा। अच्छा, अब यही चीज यहाँ से कर लीजिए, क्या करना है, यानी आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तब भी आपका लगेगा लेकिन टाइम लगेगा बच्चों। तो हमको करना है क्या बच्चों, तो यहाँ से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए 18 और 12 है तो 18 और 12 में 2 कॉमन आपको मिलेगा। ठीक,
अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। मान लीजिए 2 कॉमन आ गया, 3 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार 2 कॉमन यहाँ से निकल जाएगा। देखिए चूँकि 12 है तो मैं यहाँ से 2 गुणे 6 लिख सकता हूँ नहीं, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, इस तरह इतना लंबा इसको नहीं लगाएंगे। अगर कुछ कटने लायक रहेगा तो काटेंगे। हाँ, अभी आप जो हम कर रहे हैं वैसे करोगे लगेगा बिल्कुल, लेकिन जो ये तरीका बताया जा रहा है यहाँ पर उसको ध्यान रखिएगा। अगर आप भूल गए तो निश्चित रूप से गलत कर दोगे। यानी जिन बच्चों का दिमाग कम होगा ऐसे बच्चों के लिए ये तरीका ही आसान होता है। तो करना क्या है बच्चों, ध्यान से, ये 12 और 18 देखिए ऐसे, अगर कुछ कॉमन हो यानी कटने लग रहे तो काट सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 2 से ये कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। अच्छा, 6 से देखिए काटिए, 6 दूना 12 हुआ, 6 त्रिक 18 हो गया बच्चों, बिल्कुल। इसी प्रकार यहाँ देख लो बच्चों, इससे ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो निश्चित रूप से इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी को जो कटेगा उसी को काटेंगे, नहीं तो अब ये नहीं कि आपको इससे इसको काटना होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो, अगर 1902 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 हो जाएगा बच्चे, 38 होगा, और ये आपका 39 होगा। आप देख सकते हो कि कितने की वृद्धि हुआ, 1 कितने पे हुआ, आप देख सकते हैं 100। अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सरल करिए, 2 से काट सकते हो, 19 बार में, 50 बार में। यानी आप देख सकते हो 19 से 50 में भाग दोगे तो 19 दूना 38 होता है बच्चों, बचेगा कितना, 12। यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो फंसा हुआ परसेंटेज में बच्चों इसी तरीके से लगाइए, आसान।